मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, आज हम बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ के विषय वैज्ञानिक पद्धति के चरण स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने। हमें मानते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए हमें एक व्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता होती है, जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, और इसके उपयोग से हम एक अच्छा अनुसंधान कर सकते हैं और सैद्धांतिकरण में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सिद्धांतों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से कर सकते हैं। आप देखिए, ल्यूनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का उल्लेख किया है। यहाँ पे प्रथम, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण। इसका मतलब है कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति के चरण के दौरान। अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और फैक्ट्स को, तथ्यों को लिखा जाता है। तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन। जो तथ्य हम इकट्ठे करके लाते हैं उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है और एक संगठन के रूप में उस व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जाता है। एक जैसे तथ्यों को एक वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ, सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। इसका अभिप्राय है कि जब हम तथ्य इकट्ठे करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं, इसके पश्चात आपको कुछ कार्य कारण संबंध नज़र आते हैं। उसके आधार पर आप ये मानते हैं कि भाई ये सिद्धांत इसमें से निकल सकता है कि ये घटना घटित होती है तो ये परिणाम निकलते हैं, और बार बार में उन्हीं परिस्थितियों में यदि ऐसा लगे तो हम उसे सामान्यीकरण कहते हैं। उनसे प्राप्त निष्कर्षों को सामान्यीकरण कहा जाता है। श्रीमती पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरणों का उल्लेख किया है। पहला है अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव। अधिकतर बुक्स में हम अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि केवल हम समस्याओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं, सामाजिक घटना, प्रघटना एवं समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो इस बिंदु को आप ऐसे पढ़ें कि अध्ययन हेतु सामाजिक घटना, प्रघटना एवं समस्याओं का चुनाव, जिसका अध्ययन हमें करना है। दूसरा बिंदु है कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण। एक कार्यकारी प्राकल्पना लेकर हम चलते हैं। प्राकल्पना एक साधारण सा विचार होता है जो हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। इस पर बाद में बात करेंगे। तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन एवं खोज। वैज्ञानिक प्रविधियों, साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो वैज्ञानिक पद्धति तो होते हैं साइंटिफिक मेथड्स, और वैज्ञानिक प्रविधियां होती हैं साइंटिफिक टेक्निक्स। इसमें बहुत सारे टूल्स भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें
सामाजिक घटना प्रघटना समस्या का अध्ययन करने में आवश्यकता पड़ती है, उनका हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन का मतलब बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उनको सोच विचार के इकट्ठा करना। चौथा बिंदु है संकलित तथ्यों का आलेखन। इसका मतलब जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं, तथ्य हम जो इकट्ठे करते हैं, उनको लिखना, क्रमबद्ध तरीके से संकलित करते हैं, उनका आलेखन करते हैं, वस्तुनिष्ठ तरीके से आलेखन करते हैं। तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण। इसका अभिप्राय ये है कि जो भी फैक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य, एक जैसे तथ्यों की विशेषताओं को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं सारणी में। दूसरे तथ्य जिनकी एक जैसी प्रकृति और विशेषता है उन्हें दूसरे कॉलम में रखते हैं। तीसरे तरह के तथ्यों को जिनकी विशेषता प्रकृति एक जैसी है उनको तीसरे कॉलम में रखते हैं। इस तरह से हम सारे तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो छठा है वो है वैज्ञानिक सामान्यीकरण, साइंटिफिक जनरलाइजेशन। जो भी तथ्य हम इकट्ठे करते हैं, सारणीयन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात हम वैज्ञानिक सामान्यीकरण करते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण इन जनरल फॉर्म ये हैं। सामान्यतः ये 10 बिंदु ऐसे हैं जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण में उपयोग में लाए जाते हैं। आपको इन्हीं पे ध्यान देना है। पहला है समस्या का चुनाव। देखो दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। मेरा मानना है इस बिंदु को हम ऐसे पढ़ें, सामाजिक घटना प्रघटना या सामाजिक समस्या का चुनाव, क्योंकि केवल सामाजिक समस्याओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है समाजशास्त्र में, सामाजिक घटनाओं का भी किया जाता है, सामाजिक प्रघटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। दूसरा बिंदु है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। इसका मतलब ये है कि आप जिस घटना समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, क्या ढूंढना चाहते हैं, कौन से कार्य कारण संबंधों को देखना चाहते हैं। इसका मतलब हमें जब भी वैज्ञानिक अध्ययन करना है और वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का इस्तेमाल करना है अनुसंधान में, तो हम ये देखते हैं कि हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या है। तीसरा बिंदु है प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, प्राकल्पना एक सामान्य सा विचार है जिसका परीक्षण हम अनुसंधान के दौरान कर देखना चाहते हैं। प्राकल्पना एक सामान्य एवं साधारण सा एक विचार हो सकता है जिसका अनुसंधान में हमें अभी परीक्षण करना है। Hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. आगे इस पे चैप्टर आएगा, उसमें इस पे विचार करेंगे। चौथा बिंदु है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें वो अध्ययन किस क्षेत्र में करना है। शहरी क्षेत्र में करना है, ग्रामीण क्षेत्र में करना है, आदिवासी क्षेत्र में करना है। तो पहले हम अध्ययन के दौरान ये भी तय करते हैं, अध्ययन से पहले तय करते हैं कि हमारा अनुसंधान का विषय क्या है और हमें किस क्षेत्र के अंदर अध्ययन करना है। और हमारे अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण, इकाइयों का निर्धारण का मतलब जो भी हम अध्ययन के दौरान यूनिट्स लेंगे, यूनिट्स का मतलब यहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र के नागरिक हो सकते हैं, वो किसी विशेष जाति के लोग हो सकते हैं, वो विशेष धर्म के लोग हो सकते हैं,
यूनिट्स जो भी होंगी, यूनिट्स का मतलब जिन लोगों से हम संपर्क करेंगे और जिनसे हम साक्षात्कार करेंगे, जिनसे हम तथ्य इकट्ठे करेंगे, उनको हम इकाई बोलते हैं, यूनिट्स, सोशल यूनिट्स। जिनसे हम संपर्क करेंगे, तथ्य इकट्ठे करके लाएंगे, जिनसे बातचीत करेंगे, जिनसे हम विषय को समझने का प्रयास करेंगे, वो इकाइयाँ होती। पांचवा बिंदु है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। जब हम अनुसंधान करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उपयोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ हमें हमारे इस अनुसंधान कार्य में उपयोग में लानी है और हमें कौन कौन से यंत्रों का चुनाव करना है। देखिए, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञानों में बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार पद्धति, अवलोकन पद्धति, ऑब्जर्वेशन मेथड, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। इस तरह से ये कुछ पद्धतियां हैं जो सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक विषयों में उपयोग में लाई जाती हैं। इनके साथ कुछ प्रविधियां भी हैं, टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे, कौन सी प्रविधि का आप यूज़ करोगे तथ्य इकट्ठे करते समय, लोगों से बातचीत करते समय, इकाइयों से बातचीत करते समय। और साथ ही है यंत्रों का चुनाव। यंत्रों का चुनाव का मतलब यहाँ पे है कौन से टूल्स आप उपयोग में लाएंगे। अब टूल्स मैं बता देता हूँ। आपके जो यंत्र हैं समाजशास्त्र में वो है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब एक ऐसी सूची जिसमें आपने कुछ प्रश्न बनाए हुए होते हैं और जो आप उत्तरदाता के सामने बैठकर एक एक प्रश्नों के क्वेश्चन करके उनसे जवाब प्राप्त करते हो, उसे शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची। दूसरा यंत्र है प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर। मान लो आपका अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बॉम्बे जैसा शहर, और हर इकाई से आपको मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो आप क्या करते हैं, एक प्रश्नों की सूची बनाएंगे बड़ी संतुलित, और उस सूची को, वो अनुसूची जैसी ही होती है, उसे बाय पोस्ट उनके एड्रेस जो कि आप पहले ले चुके होंगे, जिन जिन इकाइयों के पास आपको भेजना है उनके पास आप उनको भेज देंगे। कुछ समय के पश्चात आपके पास वो लोग वापस इस अनुसूची को, जो कि बाय पोस्ट भेजी गई है और जिसका नाम अब प्रश्नावली है, मेल्ड क्वेश्चनेयर। मेल्ड क्वेश्चनेयर का मतलब है मेल से भेजी हुई, मेल से आपने भेज दी, बाय पोस्ट भेज दी, फिर वो लोग आपके पास वापस भेज देते हैं अपने उत्तर लिखकर। तो पहला तो हो गया शेड्यूल, अनुसूची। दूसरा हो गया प्रश्नावली, जो कि बाय पोस्ट भेजी हुई है प्रश्नों की सूची ही। और तीसरा एक और होता है जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कोई आदमी करता है तो वो प्रश्नों की सूची हाथ में लेके नहीं बैठता है, वो अनुसंधान करता कुछ मोटे मोटे बिंदु अपने एक कागज़ पर लिखकर रख लेता है और साक्षात्कार के दौरान बहुत अधिक उन प्रश्नों की तरफ नहीं देखता है। वो उत्तरदाता के सामने फेस टू फेस कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछता रहता है और बीच बीच में अपनी सूची को देख लेता है कि मुझे अब और क्या पूछना है। इस तरह से अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार निर्देशिका ये हमारे टूल्स हैं जिनमें हम उत्तरदाता के सामने बैठ के उनके क्वेश्चनों को पुटअप करते हैं और जब वो उत्तर देते हैं तो उनमें से तथ्य इकट्ठे करके हम उनको नोट करते हैं, लिखते हैं। अगला बिंदु है 6 नंबर, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। ऐसा माना जाता है कि अवलोकन भौतिक विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में और सामाजिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण पद्धति है।
बोला जाता है साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स इन ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की जांच और सत्यता के लिए अवलोकन पर ही समाप्त होता है। इट मीन्स साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में अवलोकन बहुत आवश्यक है। तथ्यों का संकलन, तथ्यों का संकलन मतलब देख कर तथ्यों का संकलन किया जाए, इकट्ठा किया जाए। भाई पहले तोलो, देखो, विश्वास करो, सही वस्तुनिष्ठ तथ्यों को हमें इकट्ठा करना है। 7वां पॉइंट है तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तथ्यों का वर्गीकरण मैंने पहले बताया कि जो उत्तरदाता हमें जिन प्रश्नों के जवाब बोलता है, जैसे मान लीजिए हमारी प्रश्नों की सूची में प्रश्न नंबर 10 है, वो प्रश्न मान लो ये है, आपको क्या लगता है कि अपराध शहरों में ज़्यादा है या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारी प्रश्नों की सूची में है। क्वेश्चन नंबर 10, आप क्या मानते हैं कि अपराध शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है या ग्रामीण क्षेत्रों में? तो मान लीजिए हमारी यूनिट्स 100 हैं, इकाइयाँ 100 हैं, 100 लोगों से हमें बात करनी है। इसका मतलब 100 लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब एक जैसा तो नहीं देंगे। 80% हो सकता है ये कहते हों या मानते हों कि शहरी क्षेत्र में अपराध ज़्यादा होता है, और 15-20% लोग ये मानते हों कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा होता है। इट मीन्स जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हमें अलग अलग सारणी में बांटना पड़ता है। एक जैसी विशेषता के तथ्यों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि हम बाद में कह सकें, जब उसका विश्लेषण करते हैं, कि हमारे 100 उत्तरदाताओं में से 80% उत्तरदाताओं ने क्वेश्चन नंबर 10 का यह जवाब दिया, 80% लोगों ने यह जवाब दिया कि अपराध शहरी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है या होता है। 15 से 20% लोगों ने यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 2% ये भी कह देते हैं, 3% ये भी कह देते हैं कि सब बराबर है, दोनों क्षेत्रों में आजकल तो बराबर है। तो जिस तरह के जवाब हमें मिलते हैं, जो तथ्य हमें मिलते हैं, उनका वर्गीकरण हमें करना होता है, जिसमें एक जैसे तथ्यों की प्रकृति के तथ्य एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं। ये विज्ञान में आपने पढ़ा होगा 10 तक। विज्ञान की विशेषता है कि बिना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने सुना होगा अम्ल और क्षार, बहुत से टाइप्स के अम्ल हैं जिनकी विशेषता एक जैसी है, तो उन्हें एक तरफ लिखा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इस तरह से ऐसे ही क्षार बेसिक जो होते हैं, बेसिस, जो एसिड के विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं, उन्हें हम एक तरफ लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इस तरह के जो आपने अम्ल और क्षार पढ़े होंगे 8वीं 10वीं में, तो उनको जैसे हमने बांटा, ऐसे ही सामाजिक विज्ञानों में भी एक जैसी विशेषता के तथ्यों को एक जगह रखा जाता है, दूसरे तरह के तथ्यों को दूसरी जगह रखा जाता है। समाजशास्त्र में मान लीजिए हम 100 लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जिसमें से 30% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम है, 2% सिख हैं, इस तरह से हम बांट देते हैं उनको। तो इसका मतलब वर्गीकरण हो जाता है। हम कह सकते हैं हमारे सैंपल में, हमारी इतनी इकाइयों में 30% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम है, 2% सिख हैं, 3%
ये हैं। इस तरह से 8वां बिंदु है सामान्यीकरण। जब हम सारणीन के पश्चात विश्लेषण करते हैं तो कुछ तथ्य सामान्य रूप से हमारे सामने दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर हम ये मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा पाया गया। निष्कर्ष के दौरान ये पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा है। इसी तरह के अनुसंधान हम छोटे छोटे एरियो में अब जब करते हैं, जिसको सामाजिक सर्वेक्षण भी कहते हैं, सोशल सर्वे, उनसे हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है। उन निष्कर्षों के आधार पे हम कह सकते हैं, आप कहीं चले जाइए, अधिकतर जगह आपको ये निष्कर्ष मिलेगा कि शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अपराध ज़्यादा पाया जाता है। ये सामान्यीकरण हो गया। इसका मतलब जो निष्कर्ष हर जगह लगभग आपको वैसा ही नज़र आए अनुसंधान के पश्चात, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है या सिद्धांत है, सामान्यीकरण है। ये हमारा कार्य कारण संबंध जो है, ये निष्कर्ष हमारा सामान्यीकरण को दर्शाता है। 9वां बिंदु है जांच या पुनः परीक्षण। वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिक पद्धति के जब चरणों का इस्तेमाल किया जाता है और हमें कभी कभी ये लगता है कि शायद इसमें कोई त्रुटि हो, या दूसरा व्यक्ति जो हमारे निष्कर्ष को देखता है और हमारे अनुसंधान को देखता है, हमारे सिद्धांतों को देखता है, और उन्हें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, तो हम या वो व्यक्ति इसी प्रक्रिया के माध्यम से, इसी परिस्थितियों को देखते हुए, उन्हीं इकाइयों से दोबारा से इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए, तथ्य संकलित करते हुए उस अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं और निष्कर्षों को देख सकते हैं, और इस तरह से वो परीक्षण कर सकते हैं कि वास्तव में निष्कर्ष ठीक है या गलत है। 10वां बिंदु है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। निष्कर्षों के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि 80% लोग यदि ये कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में अपराध ज़्यादा होते हैं, 20% लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा होते हैं। इट मीन्स अधिकतर लोग ये मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा होते हैं। ऐसे अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण हम दूसरे क्षेत्रों में भी यदि बार बार में करते हैं और यही निष्कर्ष निकलता है कि शहरों में अपराध ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा होते हैं, तो हम किसी भी बड़े शहर को देखकर ये कह सकते हैं कि इन शहरों में भी अपराध की दर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होगी। मुझे आशा है कि आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमारा दायित्व बनता है कि इस तरह की पद्धति पर विशेष फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सीख पाएँ, प्रैक्टिकली इसको हम करके देखें। अगर मदद की आवश्यकता हो तो हम एक अनुसूची या प्रश्नावली आप लोगों के लिए तैयार करके व्हाट्सएप पर डाल देंगे। बाद में कुछ डेटा सैम्पलिंग में 20-30 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि बड़ी सरल और बड़ी अच्छी पद्धति है, और इन वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का हम कैसे इस्तेमाल करके अच्छे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हमें क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो भी मैटर व्हाट्सएप पर उपलब्ध किया जाएगा उसको भी आप पढ़ें और प्रयास करें। धन्यवाद।